सो दिस इज बेसिकली फोर्थ लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप इस लेक्चर को वॉच कर रहे हैं तो आपको पीछे के 3 लेक्चर समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये वाला जो लेक्चर है यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाएगा और लाइव क्लासेस में जो अटेंड कर रहे हैं रिकॉर्डेड उनके लिए तो है ही। हमने सर अभी तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेगमेंट है वो शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको पड़ सकता है। अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे तो इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत है, ज्यादा नहीं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो हम बहुत हद तक चीजों को यहां पर क्लियर कर चुके थे, उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हेज अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में होने वाला है। तो ये वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और आपको बहुत क्रिप्स में इसके नोट्स आप देखिए 34 स्लाइड्स हो चुकी है और आने वाले समय में इसमें और स्लाइड्स जुड़ते जाएंगी। तो अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में हेज अकाउंटिंग के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बुक में बहुत टेक्निकल लैंग्वेजेस होती हैं, तो लेकिन क्योंकि एग्जाम में कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीपीए सीएमए आईएफआरएस की एग्जाम में तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता, तो कई बार आपसे थ्योरी में हेज के रिस्पेक्ट में अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए थ्योरी में हेज अकाउंटिंग में हेजिंग को समझाया है। हेजिंग इज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट और अक्वायरिंग सम डेरिवेटिव्स और नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस। मतलब आपको ये डेफिनेटली समझ में आना चाहिए कि हेज का मतलब आप कुछ डेरिवेटिव्स या नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर कर रहे हो जो पोटेंशियल लॉस आपको हो सकता है उसको ऑफसेट करने के लिए। तो सर आपने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दिया था हमें कि हम लंदन जाने वाले हैं, हमें पाउंड चाहिए, तो हमारे को रिस्क लग रही है कि कहीं पाउंड की वैल्यू इंक्रीज ना हो जाए, तो उसको ऑफसेट करने के लिए हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक डेरिवेटिव्स है। तो आप डेरिवेटिव्स लेकर भी क्या कर सकते हो, तो पूरा चैप्टर डेरिवेटिव्स के सेंस में, तो हम डेरिवेटिव के सेंस में ही पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स लेकर आप क्या कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, हेजिंग कर सकते हैं डेरिवेटिव्स लेकर। अब हेजिंग को समझने के लिए अगर हम फॉरेन करेंसी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को यहां पर थोड़ा बेटर तरीके से समझना पड़ेगा कि सर दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, एक हेज आइटम वर्सेस हेज इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे, केवल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे। हम आपको आज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाएंगे कि सर आप हेज आइटम किसको बोलते हो और हेज इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं। तो हेज्ड आइटम वर्सेस हेज्ड इंस्ट्रूमेंट, ये समझना सबसे पहले जरूरी है टू अंडरस्टैंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो सर एग्जांपल आप दीजिए। तो सर एग्जांपल हम यहां लिख रहे हैं, सपोज दैट आपने फॉरेन करेंसी में फॉरेन करेंसी में गुड्स को क्या किया है, सेल किया। लेट से आप इंडियन कंपनी है, आपने $10,000 का गुड्स सोल्ड किए। तो आपकी बुक्स में एक सेल्स अकाउंट रिसीवेबल आ गए होंगे $10,000 के, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको आपके कस्टमर से $10,000 को मिलना है। अब आप बताइए रिस्क क्या है आज की डेट में $1। ये आइडेंटिफाई करना, बार बार रिकॉल कराता रहता हूं कि आप थोड़ा सा
जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो अकाउंट रिसीवेबल आपकी बुक्स में आ रहे हैं 10,000। सर व्हाट इज द रिस्क फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन? सर कहीं ना कहीं रिस्क सबसे बड़ी है कि यहां पर कहीं डॉलर और भी ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, ये रिस्क है, या डॉलर वीक हो जाए, ये रिस्क है। पहचानना जरूरी है क्योंकि हमने अकाउंट रिसीवेबल लिखा है। तो डॉलर स्ट्रेंथ हो जाएगा तो रिस्क क्या है? अंकर आपने लिखा, रिस्क ऑफ डॉलर स्ट्रेंथिंग। रिस्क डॉलर के स्ट्रेंथ होने से रिस्क है या नहीं? सर डॉलर स्ट्रेंथ हो जाएगा तो इवन हमें क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा सर। यहाँ पे क्यों नुकसान हो जाएगा सर? हमें फायदा हो जाएगा, सॉरी, स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो हमको डॉलर वीक का टेंशन है यार। $1 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा तो हमें जो आज पैसा 80 के हिसाब से मिलना था, कितना मिलना था? 8 लाख रुपीस मिलना था। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो हमारे लिए तो फायदा है ना। हमें डर है कि कहीं डॉलर वीक ना हो जाए। हमें डर इस बात का है कि डॉलर का वीक ना हो जाए, क्योंकि हमने यहां पर गुड सेल किया। मैंने क्या बोला? हम बैंक को जाएंगे $10,000 लेकर, बैंक से बोलेंगे भैया ये $10,000 पकड़ो, तो अभी तो बैंक 8 लाख देता है, और अगर 90 हो गया तो बैंक हमको 9 लाख रुपए देगा ना। तो हमें यहाँ पे तो फायदा हो रहा है डॉलर के स्ट्रांग होने से। हम तो बोल रहे हैं डॉलर वीक ना हो जाए, कल को $1 इज इक्वल टू 70 ना हो जाए। तो पहला काम तो ये समझना पड़ेगा कि सर डॉलर स्ट्रांग और डॉलर वीक, आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि फॉरेन करेंसी, तो ये जो फॉरेन करेंसी डेटर्स हमारी बुक्स में आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी डेटर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? हेज आइटम। यही क्या है? हमारे हेज आइटम। अब सर हम बैंक के पास ना जाकर सीधे स्टॉक एक्सचेंज में चले गए और हमने वहां पर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। सर ये फ्यूचर क्या है आप कल समझा चुके हैं। हमें डर किस चीज का था? हमारा डर किस चीज का? यहां पे लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे, पीछे का याद होना चाहिए, कल ही बताया था, लॉन्ग या शॉर्ट। डॉलर क्या करना है हमें यहाँ पे? फ्यूचर में बाय करना है या सेल करना है? इस बात का आंसर देना पड़ेगा ना बेटा। क्लास में इसकर सारे बच्चे बैठे हैं, तो लॉन्ग और शॉर्ट ही नहीं समझ में आएगा तो फिर हेज अकाउंटिंग कैसे समझ में आएगी? हम्म। तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेल करेंगे। हमें यहाँ पर डॉलर गिरने का डर है या बढ़ने का डर है? हमें गिरने का डर है, तो जिस चीज को गिर जाएगा उसी का हमें फायदा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर ली? शॉर्ट पोजीशन ले ली, क्योंकि हम सेलर हैं। यहां पर हम क्या ले लेंगे? शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। तो शॉर्ट पोजीशन ले ली, तो ये जो शॉर्ट पोजीशन ली है, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? हेज इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम क्या बोलने वाले हैं सर? दिस इज कॉल्ड हेज इंस्ट्रूमेंट। तो आपको आज के बाद इन बातों में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हेज आइटम क्या होती है और हेज इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अब अगर मानकर चलिए एक्चुअल में डॉलर, हमने बोला था शॉर्ट मतलब हमें डॉलर के फॉल होने से बेनिफिट होने वाला है। डॉलर के फॉल होने से ही बेनिफिट होने वाला है ना, कि बढ़ने से बेनिफिट होने वाला है स्टॉक एक्सचेंज में, हेज इंस्ट्रूमेंट में। तो हमने भी लेट से उस दिन $1 इज इक्वल टू 80 था, वो वाकई में 75 हो गया। $1 इज इक्वल टू 75 हो गया। तो ये जो हेज इंस्ट्रूमेंट का, हेज इंस्ट्रूमेंट का लॉस है, सॉरी, हाँ, हेज इंस्ट्रूमेंट का लॉस है कि प्रॉफिट है सर? ये तो प्रॉफिट है ना। हेज इंस्ट्रूमेंट का प्रॉफिट है 5 का, हो गया $1 के ऊपर। और इधर का लॉस, इधर का लॉस क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने सेल किया उस दिन हमें 8 लाख मिलने चाहिए थे, लेकिन जब हम एक्चुअल में
हमें पेमेंट मिला है और हम बैंक को बेचने जाते हैं उस दिन तो 75 हो गया है ना, तो यहाँ पे लॉस हो गया। वो 70 पे मत जाना, मैंने 70 क्यों लिखा, वो तो मैंने से लिख के बताया था मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में आंसर। नहीं तो ये 70 देख लो। और आप सर जिस दिन गुड्स बेचा था उस दिन 80 का था, और उसी दिन जाके हमने एक शॉर्ट पोजीशन ले ली कि हम तो 7 ये बेचेंगे, शॉर्ट पोजीशन कर ली, 80 में शॉर्ट कर दिया हमने। तो सर 75 हो गया, स्टिल हम 80 में बेच पाएंगे, तो हमें 5 रुपए का यहाँ से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमारे पास जो कस्टमर ने हमें पैसा दिया, उसने 10,000 दिया, हमने बैंक को जाके 75 में बेचा, तो हमें यहाँ पर 50,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इस लॉस को इधर के गेन से क्या कर लेंगे हम, सेट ऑफ कर लेंगे। गेन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, लॉस फ्रॉम हेज आइटम। तो यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर हमें इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमें परफेक्ट हेज की डेफिनेशन में क्या हो गया है, कवर हो गया। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट हेज, कि जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही लॉस हुआ था, तो हमने कंपनसेट कर लिया। ठीक है सर, तो आपको यहां पर दो तीन चीजें समझ में आ गई होंगी। दो तीन चीजें क्या समझ में आ गई हैं सर, सिर्फ ये दो बातें समझ में आ गई हैं, एक हेज आइटम होती है और एक क्या होता है, और एक होता है हेज इंस्ट्रूमेंट। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद तो और भी कहानी उलझने वाली है। क्लियर है नहीं है? तो सर डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम तो फॉरेन करेंसी रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क का मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको। हेज आइटम का क्या और भी कोई एग्जांपल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हेज आइटम का क्रेडिटर्स भी तो हो सकता है, हमने इंपोर्ट किया हो, एक्सपोर्ट ना किया हो, तो अकाउंट्स पेबल भी हमारी हेज आइटम हो सकती है। और क्या हो सकता है, कमोडिटीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। हमारे पास एक क्रॉप, हमारे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, टाटा कंपनी के शेयर, बताइए क्या रिस्क है, प्राइस फॉल की रिस्क है या प्राइस अराइज की रिस्क है? प्राइस फॉल की रिस्क है, तो ये क्या कहलाएगी, ये टाटा कंपनी के शेयर्स क्या कहलाएंगे, हेज इंस्ट्रूमेंट या हेज आइटम? तो सर इंस्ट्रूमेंट, तो डेरिवेटिव्स को इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं हम, जितने भी डेरिवेटिव्स हम जो फ्यूचर ऑप्शन स्वैप, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेज इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। और हेज आइटम जो हमारी बुक्स में एसेट लायबिलिटीज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड हेज आइटम। तो सर इसको हमने समझ लिया डेफिनेशन में। अब सर एग्जाम्पल आपने, क्योंकि आपको नोट्स दिए हैं तो कुछ नोट्स में चीजें आ रही हैं, तो उसको हम पढ़ लेंगे कि हेज अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। हेज अकाउंटिंग परचेज और सेल ऑफ डेरिवेटिव और अदर इंस्ट्रूमेंट इज हेज इफ एक्सपेक्टेड टू न्यूट्रलाइज द रिस्क। एग्जाम में ये जो बोल्ड किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हेज का पर्पस क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू न्यूट्रलाइज द रिस्क। जो भी आपने आपकी बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज क्या कर रखी है, रिकॉग्नाइज कर रखी। तो हेज अकाउंटिंग हम कोई बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसको उसमें प्राइस मूवमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हेज अकाउंटिंग करते हैं। सर रिकॉग्नाइज एसेट्स के बाद है फर्म कमिटमेंट। फर्म कमिटमेंट मतलब मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको कुछ गुड्स सप्लाई करूंगा, तो आपको मैंने सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया आपके साथ में, ये एक फर्म कमिटमेंट है। जैसे मान के चलिए आपने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में या भारत की गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि अगले 3 साल तक आपको जो भी प्रोडक्ट लगने वाले वो हम सप्लाई करेंगे।
लेट से हमने स्कूल में यूनिफॉर्म सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और रेट हमने आज सेट कर लिया कि जितने भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ेंगे उनकी यूनिफॉर्म का ठेका हमने ले लिया। तो ये फर्म कमिटमेंट है। अब आपको यूनिफॉर्म का जो ड्रेस का रेट है वो आज आपने सेट कर लिया, लेकिन उसको बनाने का रॉ मटेरियल तो फ्यूचर में खरीदोगे ना। अरे 2022 में खड़े हो, 2023 में हो, 2024 में भी आपको ड्रेस मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो उस दिन रॉ मटेरियल क्या होगा, उस दिन लेबर चार्जेस क्या होगी, वो आज तो नहीं बता सकते आप। लेकिन प्राइस आज आपने सेट कर ली, तो क्या है यहाँ पे रिस्क है कि आप जिस प्राइस पे आज आप कॉन्ट्रैक्ट ले चुके उसका रॉ मटेरियल फ्यूचर में मिलने वाला है। तो फिर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ ना जाए इसके लिए रिस्क। तो मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है आपको। फॉर एग्जांपल, फ्लोर कंपनी बाइज एंड यूजेस व्हीट इन इट्स प्रोडक्ट। कल भी मैंने आपको बिस्किट का और फार्मर का एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में। वही एग्जांपल है कि एक फ्लोर कंपनी है, वो व्हीट को खरीदती है अपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो उस फ्लोर कंपनी के लिए रिस्क क्या है, जल्दी बताइए। उस फ्लोर कंपनी के लिए रिस्क क्या है? कुछ है नहीं है रिस्क कि सर कहीं वो व्हीट की प्राइस इंक्रीज ना हो जाए। इट मे विश टू गार्ड अगेंस्ट द इंक्रीज इन द व्हीट कॉस्ट व्हेन इट हैज कमिटेड टू सेल ए प्राइस रिलेटेड टू करंट कॉस्ट ऑफ व्हीट। तो देखिए यहां पे कमिटमेंट कर चुके हैं। आप ऐसा सोचो कि आपने एक इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, आज से 6 महीने होने वाला है। आपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हॉस्पिटैलिटी का सारा काम हम देखेंगे, जितने भी गेस्ट आएंगे, जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर इंटरनेशनली नेशनली आएंगे, उनको सारा का सारा मील प्रोवाइड करना हमारी ड्यूटी। कब प्रोवाइड करना है सर? आज से 6 महीने बाद करना है। प्राइस कब डिसाइड हो गई? आज गवर्नमेंट के साथ में बॉन्ड साइन हो रहा है। रिस्क क्या है कि उस उनको जो फूड ब्रिवरेजेस वॉट एवर हमको प्रोवाइड करना है, एक फॉर्म कमिटमेंट है कि करना है सर। रेट आज डिसाइड हो चुका है, लेकिन रॉ मटेरियल तो फ्यूचर में। ऐसा तो नहीं कि आज बनाना शुरू कर दें, 6 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम है उसके लिए खाना आज बनाना शुरू कर दें। फ्यूचर में प्राइस तो बढ़ सकती है ना। तो हमारे पास एक रिस्क है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉर्म कमिटमेंट। तो ये फॉर्म कमिटमेंट क्या है? ये एक प्रकार का हेज आइटम। तो इसको, इससे होने वाले इसकी प्राइस में चेंज ना हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डेरिवेटिव्स मार्केट में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। तो जो कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट होगा डेरिवेटिव से, हेज इंस्ट्रूमेंट से, यहां के लॉस को हम क्या कर लेंगे? सेट ऑफ कर लेंगे। इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? हेज अकाउंटिंग के नाम से। अब हेज अकाउंटिंग में एक वर्ड आएगा इफेक्टिव हेज। तो इफेक्टिव हेज का मतलब परफेक्ट हेज कह लें हम। इफेक्टिव हेज इज वन विच द हेज चेंज इन द फेयर वैल्यू और कैश फ्लो नेट इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली ऑफसेट बाई चेंज इन द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल दिया कि मुझे 50,000 का अगर हेज आइटम में नुकसान हो गया है, तो हेज इंस्ट्रूमेंट में अगर 50,000 का बेनिफिट हो गया है, तो उस दोनों को अगर आपस में हम सेट ऑफ कर लें, तो इस एग्जाम्पल को ही हम क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव हेज के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। फिर कुछ स्लाइड्स में कुछ चीजों को अलग से मेंशन किया गया है। तो आपको हेज अकाउंटिंग के लिए हेज इफेक्टिव होना चाहिए। जो रिस्क होती है वो उसको क्या करना चाहिए? ऑफसेट करना चाहिए, तभी आप हेज अकाउंटिंग कर सकते हैं। ए फुली परफेक्ट हेज रिजल्ट इज नो गेन और लॉस। ये हम बार बार ये स्लाइड में मैंने वापस से मेंशन कर दिया है। A fully effective perfect hedge result no net gain or loss. It occur when gain or loss on the hedging instrument exactly offset the loss or gain on the hedge item. तो सर आपने बार बार एग्जांपल दिया कि अगर हम कोई फ्यूचर, अब आपको ये चौथा लेक्चर देख रहे हैं आप, इसलिए फ्यूचर में ये बार बार सर फ्यूचर वर्ड यूज कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए। पीछे की भूमिका क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो यूट्यूब के कई बार बीच में लेक्चर देखते हैं तो बोले डिफिकल्ट लग गया, नहीं, आपको 4 लेक्चर पहले के देखने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव हेज एंड ऑल। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो हेज इंस्ट्रूमेंट से गेन या लॉस होगा वो एग्जैक्टली हेज आइटम के गेन और लॉस से अगर सेटअप हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव परफेक्ट हेज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
अब हेज के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आज हम दो पढ़ेंगे बस, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, दो ही पढ़ेंगे। और उन दो को पढ़ने के लिए, अब हमें पहले ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। तो आप लोग जरा आराम से इसको एक बार रीड कर लीजिए। रीड कर लीजिए बस। तो हम सर दो प्रकार की हेज के बारे में बात कर रहे हैं। पहला हेज है फेयर वैल्यू हेज। क्या इस एग्जाम्पल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? कितने स्टूडेंट को ये पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद ये रियलाइज हो गया कि सर आपने पढ़ा दिया ऑलरेडी? सिर्फ यहाँ पे थ्योरी लिखी है बस। फिर मैं अभी आपको इसकी जनरल एंट्री बताऊंगा। जनरल एंट्री आपको अभी समझाई जाएगी आज। फेयर वैल्यू आप आराम से देखो कि सर ये इतना कचरा हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन एग्जाम क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड भी है तो हो सकता है हमें पढ़ना पड़ जाए एक एक लाइन को। तो आप सर यहां पर एक बात बोल रहे हो, फेयर वैल्यू हेज mitigate the exposure to change in the fair value of the recognized asset liability or unrecognized firm commitment। मतलब सर फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज में सबसे बड़ा डिफरेंस आज आपने हमको आंखें खोल दी सर, आपने हमारी क्या खोल दी सर? आंखें खोल दी कि आने वाले समय में आप दो टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, कैश फ्लो हेज वर्सेस फेयर वैल्यू हेज। तो यहां लिख देते हैं कैश फ्लो हेज वर्सेस फेयर वैल्यू हेज। तो सर आपने पहले समझाया फेयर वैल्यू और पूरी अकाउंटिंग भी समझा देना सर। आज के बाद एग्जाम में अगर अकाउंटिंग आ गई तो हम 4-5 नंबर की अकाउंटिंग आ गई तो कराएंगे। तो उन्होंने बोला या तो आपकी बुक्स में एसेट्स रिकॉर्ड हो चुकी हो, लायबिलिटी, या बोल रहा अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट। सर फर्म कमिटमेंट का आपने एग्जांपल दिया अभी कि आपने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, उनके लिए ऑलरेडी फूड सप्लाई करने का कमिटमेंट कर लिया। मुझे बताइए आपके ऊपर आपकी बुक्स में कोई एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी क्या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर से? मैंने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया कि मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाऊंगा सीपीए, क्या मेरी बुक्स में कोई फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लूं, यस और नो? नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोल रहे सर? अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फेयर वैल्यू हेज। सर एसेट का एग्जांपल दे दो बेटा, एसेट्स का एग्जांपल दे देते हैं। आपकी बुक्स में एक कंपनी के शेयर आ रहे हैं, टाटा कंपनी के शेयर आ रहे हैं। टाटा कंपनी के शेयर आपने 1 लाख रुपए के खरीदे हुए हैं। अब आपको डर क्या है? ये आपकी क्या है? हेज आइटम है। टाटा कंपनी मतलब टीसीएस का नाम ले लेते हैं। आपने इसके शेयर खरीदे, आपको लग रहा है कहीं प्राइस फॉल ना हो जाए, तो प्राइस फॉल का डर है आपको। तो आपने इस हेज इंस्ट्रूमेंट के लिए आपने देखा कि यार इसी प्रकार की और कंपनी कौन है टीसीएस के साथ? इन्फोसिस है। तो आपने इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स में क्या कर लिया? शॉर्ट पोजीशन की लॉन्ग पोजीशन? बस ये पहचानना आना चाहिए, शॉर्ट या लॉन्ग। शॉर्ट पोजीशन। यहां पे हमने क्या कर लिया सर? सर इन्फो कंपनी के साथ की जगह में पीवीआर कंपनी के भी ले सकता हूं क्या?
कॉमन सेंस से बताना, ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। यार मेरे को टाटा कंपनी, टीसीएस क्या है? आईटी कंपनी है। ये क्या है? आईटी कंपनी है। और पीवीआर सर आईटी थोड़ी है। पीवीआर तो आपकी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंपनी है। तो अगर मेरा डर सही भी हो गया कि मैं तो सोच रहा हूं ना आईटी कंपनी के शेयर्स फॉल हो सकते हैं, पीवीआर कंपनी का कोई लेना देना नहीं, तो इस प्रकार की हेजिंग करूंगा तो ये गड़बड़ हेजिंग है, ये हेज है ही नहीं। तो हेज में एक कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, रिलेवेंसी भी होना चाहिए, कि दोनों कंपनी के बीच में कहीं ना कहीं रिलेवेंस होना चाहिए। तो पता चला आप टीसीएस के चक्कर में उठा के रिलायंस के शेयर बाय कर रहे हो। रिलायंस का काम अलग है, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर, रिलायंस पेट्रोकेमिकल के आपने शेयर्स बाय कर लिए, या आप ज्यादा प्रभावित हो गए टीसीएस की जगह आपने चलो यस बैंक के शेयर खरीद लेते हैं बोले। या अडानी साहब के खरीद लेते हैं शेयर, आजकल मोदी जी और उनका खूब जलवा चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं करना है। तो हमने क्या किया सर, उसी रिलेवेंट हेज आइटम को, तो हम ये बोल रहे हैं फेयर वैल्यू हेज। तो सर अकाउंटिंग क्या करें? तो अकाउंटिंग के लिए आपको समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है सर? अभी समझा देते हैं, फाइल खोल लेते हैं। थ्योरी पे आना पड़ेगा ना सर। फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट एंड डेट। तो गेन ऑन द लॉस फ्रॉम द चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द हेज आइटम, हेज इंस्ट्रूमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड इन अर्निंग। तो सर हमने एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिया था, तो हमें जनरल एंट्री करनी है, तो उन्होंने क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट। तो आपने यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन ले ली। अब शॉर्ट पोजीशन आपने फ्यूचर ली है, तो फ्यूचर में आपको क्या जमा कराना पड़ता है, मार्जिन मनी। क्या जमा कराना पड़ता है, मार्जिन। समझते हो मार्जिन मनी क्या होता है? कितनों को पता है मार्जिन मनी क्या होता है? सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया, फ्री में हो जाएगा क्या? हम्म। सर सिक्योरिटी, ये प्रीमियम नहीं होता, यहां ध्यान रखना, ये होता है सिक्योरिटी। ये आप आओगे और इसको मार्क टू मार्केट, चलाया जाता है। मतलब अब आप सोचो कि आपने देखा, मान के चलिए आपने 1000 शेयर्स टीसीएस के लिए आपने शॉर्ट कर दी कि 100 रुपीज में, या हम थोड़ा सा फिगर अलग ले लेते हैं, 250 शॉर्ट पोजीशन ले ली 1000 शेयर की, और आपके पास ऑलरेडी ये इन्फोसिस के लिए आपने लिया, सॉरी टीसीएस की जगह में इन्फोसिस लिख देता हूं। 1000 शेयर है इन्फोसिस के, आपने पोजीशन ले ली है, और आपके पास कैश मार्केट में कौन के शेयर है, टाटा के शेयर है, टीसीएस है ना, टीसीएस लिख लो बेटा। चलो यहां पर अकाउंटिंग करते हैं, मान के चलो 250 की पोजीशन ली थी, मार्केट बढ़ के हो गया 270, प्रॉफिट की लॉस 31 मार्च को 270 हो गया। पोल कर लेते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चले ये नहीं समझ में आ रहा लॉस है कि, लॉस कैसे हो गया, कितनों को लॉस पता है किसको नहीं। लॉस और प्रॉफिट वाले लिख देना, किसी 250 में शॉर्ट किया तो 270 हो गया है। ठीक है बेटा, लॉस ऊपर लिख दिया है, नीचे लिख दिया है। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको ये पोल वोल नहीं दिखेगा, क्योंकि जूम पे रिकॉर्ड नहीं होता पोल। शुरू हो जाओ बेटा, जो भी क्लास में बच्चे बैठे लॉस और प्रॉफिट के ऊपर वोटिंग देना शुरू कर दो, अपना अपना मत देना है कि सर 250 का शॉर्ट किया था 270 हो गया, बस यही देखना चाहता था मैं, कि शॉर्ट पोजीशन में अभी तक बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है। वेरी गुड, शाबाश। डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अपने को ये नहीं पता है कि शॉर्ट पोजीशन की है, और क्लास में 56% को पता है, 44% को नहीं पता है। कितने 44% वो स्टूडेंट है जो पहला दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर देख चुके हैं जरा?
वो 43% स्टूडेंट जो हैं वो तीसरे लेक्चर को देख कर आ रहे हैं। अरे पुट कॉल में समझाया था बेटा सर, हमने सेल किया है। हमने बोला था 250 की, हमारा डर क्या था, शॉर्ट कर दिया 250 की चीज, हमने 250 में बेचने का वादा किया है। वो चीज मार्केट में 270 में बिक रही है। आपको स्टिल कितने में बेचना पड़ेगा? जल्दी बताओ बेटा, आपको स्टिल कितने में बेचना पड़ेगा? सर 250 शॉर्ट किया था 250 में, ये 270 हो गया। बेटा यूएससीएमए में भी है ये पार्ट, ये फंडामेंटल सेक्शन सुपर 75 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है कि सर 250 की चीज 270 हो गई, हमको तो 250 में बेचना, तो ये हो गया लॉस। तो कितने पे लॉस हो गया सर? 20 हो गया, 1000 × 20। चलो बेटा जनरल एंट्री बताओ, तो माने शुरू हो जाओ, जनरल एंट्री के लिए मौका दिया है। मैं एक सेकंड मेरा चार्जर लेके आ रहा हूँ। सर लॉस तो हुआ है, डेबिट तो कर देंगे, ये पेमेंट क्या कैश में चला गया अभी? अरे कैश में कुछ नहीं गया बेटा अभी, वो ऑटोमेटिकली आपने मार्जिन मनी जमा कराई होगी ना वहां पे। मार्जिन मनी कराई थी कि नहीं कराई थी? मैंने तो मार्जिन मनी जमा कराई थी, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली मार्केट से 20,000 रुपए से मार्जिन मनी कम कर देंगे। तो सर हम ये लिख सकते हैं, लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फ्यूचर सिक्योरिटी मार्केट वाला फ्यूचर नहीं पता, कुछ और फ्यूचर समझ लो आप, या टू पेबल भी लिख सकते हैं, जिनके साथ में भी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट पेबल में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको बनाना है, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट पेबल डाल दो। पेमेंट ही है ना सर, ये अपने को पेबल ही तो करना है उनको, और एंड में अपनी मार्जिन मनी से सेटअप कर लेंगे आप जो भी एंट्री घुमाना चाहते हैं। तो सर 20,000 इधर सर, इधर हेज आइटम में नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? अगर आपकी फेयर वैल्यू, आप फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करते हो, बैलेंस शीट डेट पर है अंकुर, अभी एक्सपायरी पर नहीं है अभी। मुझे बताइए, ये तो सर हेज इंस्ट्रूमेंट का था, हेज इंस्ट्रूमेंट। हेज आइटम का कुछ फायदा हुआ है, लॉस हुआ है? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करते हैं, ध्यान रखना। चलो ये भी पढ़ लेते हैं, हेज आइटम में ये भी लॉस हुआ है, ये इस पे भी पोल कर दो बेटा। एंड पोल दूसरा, इस पे भी हेज आइटम में क्या हुआ, इसमें भी पता चले बच्चे। अब मैं बोल रहा हूँ हेज आइटम पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, अपने अपने मत का उपयोग करें। हेज आइटम में प्रॉफिट है या लॉस? पूरे बच्चे वोट नहीं डालते हैं।
बाकी 23% वोट क्यों नहीं डालते हैं? नोटा वोटा का भी ऑप्शन देना पड़ेगा क्या इसमें? कि सर हम तो चुनाव में भी ये लोग पक्का नोटा वोट डाल के आते हैं, ये जो वोट नहीं डाल रहे हैं। ये वोट डालने जाते होंगे, इनको एक तरफ मोदी जी दिखते हैं, एक तरफ केजरीवाल जी दिखते हैं, एक दिन राहुल गांधी दिखते हैं, ये डाया आते बोले यार अपना तो ऑप्शन ही नहीं है, बोले यार। हम्म ये 23% जो वोटिंग नहीं दे रहे हैं, ये क्या किस प्रजाति के व्यक्तित्व हैं? अरे बेटा, हेज आइटम, टाटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, 250 की चीज थी सर, 270 हो गई हेज आइटम। मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट था, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गई ना। हमारा डर गलत साबित हो गया। हम तो सोच रहे थे प्राइस गिरेगी। हम्म हम तो सर राहुल गांधी को ढूंढ रहे, हम तो महात्मा गांधी जी को ढूंढ रहे थे, पर वहां तो राहुल गांधी जी निकले। आजकल दाढ़ी बड़ी बढ़ा के घूम रहे हैं वो। कभी कभी पगड़ी अगड़ी भी पहन लेते हैं। वो तो हमको सरदार जी नजर आ रहे हैं आजकल। भारत जोड़ो यात्रा में खूब घूम रहे हैं, हम तो सर उनको वोट डालने जा रहे थे। अरे बेटा, हेज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गया ना बेटा। तो टाटा कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट थे, अकाउंट कर दिया हमने इनको डेबिट, और यहां कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब समझ में आ गया? जो नॉन पार्टिसिपेटर क्लास में बैठे हैं। सर, टाटा कंपनी के शेयर की वैल्यू भी तो बढ़ गई है बेटा। ढाई, हमने तो बोला था कि हमने शॉर्ट पोजीशन की थी 250 के ऊपर, की गिरेगा, नहीं गिरा, बढ़ गया 270। तो अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा सर जी। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो सर, आपने बताया कि फेयर वैल्यू हेज में प्रॉफिट, चाहे हेज इंस्ट्रूमेंट में हो चाहे हेज आइटम में हो, दोनों को उठाकर कहां डाल लेना है? गेन और लॉस फ्रॉम द चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द हेजिंग। क्या लिखा है? फेयर वैल्यू ऑफ द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट आर रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द अर्निंग्स। खत्म, टाटा बाय बाय। और नीचे सर, गेन और लॉसेस फ्रॉम चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द हेज आइटम एट्रीब्यूटेबल टू हेज आइटम, आइटम इमीडिएटली इन अर्निंग। तो सर दोनों ही चीजें नेट इनकम में डाली जाती है फेयर वैल्यू हेज में, हमको इतनी बात ध्यान रखना है। तो सर ये इतना आप एम्फेसिस क्यों दे रहे हो नेट इनकम में? कहां नहीं डालना है बेटा? ये रियलाइज गेन है या अनरियलाइज गेन है? सर पहली डे पे पढ़ाते हो आप IAS 1। क्या पढ़ाते हो? IAS 1 पढ़ाते हैं ना। IFRS वाले स्टूडेंट को IAS 1, वहां एक बात बताते हैं हम, अनरियलाइज गेन कहाँ जाते हैं? OCI में। लेकिन सर ये फेयर वैल्यू है जे। तो USCPA वाले स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हो स्टडी यूनिट 2, वहां एक वर्ड आता है बार बार OCI। तो वहां पर मैं स्पेसिफिक बोलता हूं कि वो फेयर वैल्यू हेज नहीं है, वो कैश फ्लो हेज है। तो फेयर वैल्यू हेज में किसी भी प्रकार का अनरिकॉग्नाइज गेन हो, वो सीधे के सीधे कहां डाल दिया जाता है? तो सर ये बात आप यहां बता रहे हो, वहां बताते तो समझ नहीं आती, क्योंकि वहां पर फेयर वैल्यू हेज ही नहीं पता। यही प्रॉब्लम आती है रिव्यू प्रोवाइडर्स की बुक्स को पढ़ने से। वो बुक में लिख देते हैं फेयर वैल्यू हेज, डे 1 पे ही लिख देते हैं कैश फ्लो हेज का OCI में डाल दो, फेयर वैल्यू हेज का नेट इनकम में डाल दो, और हमको यही नहीं पता फेयर वैल्यू हेज क्या होता है और कैश वैल्यू। तो आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग। कोई ऐसा बच्चा जिसको फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग समझ में नहीं आई हो, बिना किसी झिझक के हाँ या ना बोल दे। पर उसका कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। तो सर फेयर वैल्यू हेज में हम रिकॉग्नाइज एसेट्स, जिसको कि हम हेज आइटम बोलते हैं, और उस आइटम पे होने वाले नुकसान को ऑफसेट करने के लिए जो हेज इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उन दोनों के अनरियलाइज गेन को हम कहां डाल देंगे? सीधे नेट इनकम में डाल देंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये खत्म हो गया। अब सर कैश फ्लो हेज भी आएगा। तो सर पहले कैश फ्लो हेज की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो शुरू हो जाइए आप एक बार पढ़ने के लिए, और आप बताइए कि आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कैश फ्लो हेज है या फेयर वैल्यू हेज है। फिर मैंने बुक में लिख दिया है।
एक वर्ड को आपने यहाँ पे हाईलाइट ढूंढना है जो सर ने कैश फ्लो हेज में जानबूझकर अंडरलाइन नहीं किया, कि सर हम कब कब ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैश फ्लो हेज है या फेयर वैल्यू हेज। एक वर्ड इस सामने लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ते तो उस वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। सर वो वर्ड है फोरकास्टेड ट्रांजेक्शन। किसी बच्चे ने पिक किया था? यस, यूनस ने लिखा था फोरकास्टेड। लिखा है सर, क्योंकि कैश फ्लो का मतलब है हाईली प्रोबेबल कैश फ्लो। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने वर्ड सही यूज किया, हाईली प्रोबेबल कैश फ्लो। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज नहीं किया हाईली प्रोबेबल कैश फ्लो। वो तो मैंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए फाइनल को पढ़ाया है, तो मैं उसको क्लियरली डिस्टिंग्विशमेंट कर पाता हूँ हाईली प्रोबेबल कैश फ्लो। तो सर यहां पर लिखा हुआ हाईली प्रो फोरकास्टेड ट्रांजेक्शन, कि हमें कुछ माल, किसी से कुछ पैसा मिलने वाला है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, मैंने लंदन जाने का डिसाइड कर लिया है वेकेशन पे। ये मेरा हाईली प्रोबेबल, ये फर्म कमिटमेंट थोड़ी है, किसी के साथ अग्रीमेंट थोड़ी, क्या हो सकता नहीं भी जाऊं, बट स्टिल ये एक हाईली प्रोबेबल कैश फ्लो है। तो अगर मैंने एक एग्जांपल दिया कि आज से 3 महीने बाद, जो बच्चे कल के लेक्चर में नहीं आए थे, पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, तीसरे नंबर का लेक्चर है, यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको तीसरा लेक्चर। जो बच्चे यूट्यूब से, कई बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के वीडियोस डाल दो, तो डाल देते हैं कुछ कुछ, सारे नहीं डाल सकते। सो हाँ, हम क्या बोल रहे थे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, वहां पर कहीं ना कहीं हमें हाईली प्रोबेबल हो। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको कि मैं लंदन जाने वाला हूं आज से 3 महीने बाद, मुझे लंदन जाने के लिए 10,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट है। ये मेरा हाईली प्रोबेबल कैश फ्लो है कि आज से 3 महीने बाद मेरा कैश का आउटफ्लो होने वाला है $10,000 का, और मुझे आज ये रिस्क लग रही है कि कहीं पाउंड एप्रिशिएट ना हो जाए, क्योंकि पाउंड एप्रिशिएट हो जाएगा तो पाउंड को बाई करने के लिए मुझे इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। तो ये एग्जांपल हो गया हाईली। और मैंने एक बुक में एक और अच्छा, एक ऑथर का अच्छा एग्जांपल आपको और दे दिया है। तो अब इसकी अकाउंटिंग के लिए पहले थ्योरी लिख दी अगेन, अब आपको थ्योरी वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर फोरकास्टेड ट्रांजेक्शन के साथ में मैंने बताया है expected to occur although no firm commitment exists. Forecasted transaction is probable, expected to occur। कहां लिखा है सर? ये लिखा है provided current rights impose current obligation because no transaction or event हो। एंटिसिपेटेड परचेस और सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे कुछ एंटिसिपेटेड परचेस करना, मैंने किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको, एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगने वाला है, मैंने गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, यूपी गवर्नमेंट से, कि मैं आपको क्या है वीट प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप पूरे जो जितने भी दिन वो चलेगा वहां पर आपका भंडारा हो सके। हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये क्या है, हमको मालूम है कि यार हमने कमिटमेंट कर दिया है, अब उसके लिए हमको किसी और से रॉ मटेरियल खरीदना है। वो कमिटमेंट तो हमारा फिनिश गुड्स का था लेट से, बट उसको फिनिश गुड्स को बनाने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल खरीदना, तो रॉ मटेरियल जो खरीदने जाने वाले हैं वो क्या है हमारे लिए कैश फ्लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, सुपर 75 में सारे लेक्चर मिल जाएंगे। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों मिला के लेक्चर, अभी मैं जानबूझ के मैंने कल का नहीं डाला, क्योंकि कल के लेक्चर के साथ में आज के लेक्चर को क्लब करके यूट्यूब पे पोस्ट करना है 2 घंटे का, इसीलिए मैंने आज कल वाला नहीं डाला, क्योंकि अभी दोनों को भी 50 मिनट का हो गया, कल भी 1.25 घंटे का, 1 घंटे 10 मिनट का, तो 2.5 घंटे का लेक्चर दोनों को प्लस करके अपलोड कर दूंगा। एक ही लेक्चर आएगा, ध्यान रखना। तो कल को कोई स्टूडेंट ये ना मांगे कि सर वो 34 नंबर का लेक्चर दे दो, दोनों को मर्ज कर दूंगा। हाँ अंकुर, आपका क्वेश्चन सही है। तो हम यहाँ पर थे सर,
तो अब यहां पर सर अकाउंटिंग क्या करना है, तो अकाउंटिंग देखिए, गेन और लॉस फ्रॉम चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, बस रिकॉग्नाइज इन ओसीआई। अब आप इंस्ट्रूमेंट तो समझ गए ना सर, वही इंस्ट्रूमेंट जो अभी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहे थे, गेन और लॉसेस फ्रॉम चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ हेज इंस्ट्रूमेंट्स डेरिवेटिव्स आर रिकॉग्नाइज इन ओसीआई। तो सर अभी आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया हमको कि हमने टीसीएस, अब सर यहाँ पे टीसीएस कंपनी के शेयर नहीं, हो सकता है कि हमको लगता है कि जो प्रोडक्ट बनाना, जैसे बहुत सारी बुक्स में एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने कोई कंपनी जो वायर बनाती हो, तांबे की बनाती हो, ऐसी किसी कंपनी की जो कंपनी स्टील वगैरह बनाती हो। अब सोचो आपने कहीं स्टील का कोई फैक्ट्री बनाना, उसमें बहुत सारा लोहे लगने वाला है, तो अब आपको डर क्या है, स्टील की प्राइस ना गिर जाए। तो कहीं ना कहीं आप स्टॉक एक्सचेंज में, आपको डर है ना कि स्टील की प्राइस ना गिर जाए। सोचो आपने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपके लिए एक बिल्डिंग बनाऊंगा और उस बिल्डिंग में बहुत सारा आपको स्टील लगने वाला, हो सकता है लगता हो लोहा लगने वाला हो, चलो इतना तो सब समझते हैं स्टील लोहा लगने वाला हो, तो आपको डर क्या है कि वो स्टील या लोहा जो भी लगने वाला उसकी प्राइस ना बढ़ जाए। तो आप देखोगे ना यार, स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो स्टील में और इसमें काम करती हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा टाटा आ सकता है, टाटा स्टील आ सकता है। दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा टाटा स्टील? नहीं तो पता चला स्टील लगने वाला है और आप कंपनी खरीद रहे हो, जाके एसबीआई बैंक के शेयर खरीद रहे हो। ऐसा भी नहीं करना है। तो सर यही एग्जांपल है कि जो हेज इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू में चेंज आएगा उसको हम कहां पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे सर? ओसीआई। और ओसीआई में जो क्लासिफाई किया गया है, और रिक्लासिफाई टू अर्निंग ओनली व्हेन हेज आइटम अफेक्ट्स द अर्निंग। अब यहां पे हेज आइटम मतलब हेज आइटम में कब आपको इंपैक्ट पड़ेगा? अब सर हमारी बुक्स में वो हेज आइटम के कारण नुकसान हो गया वो रॉ मटेरियल से, क्योंकि वो प्राइस बढ़ गई, तो वो बोलना चाहते हैं कि जो ओसीआई में जो अमाउंट पड़ा है उसको आप उठा के कहां ट्रांसफर कर देंगे? रिक्लासिफिकेशन तब करेंगे जब हेज आइटम्स का इफेक्ट अर्निंग्स पे आता हो। अर्निंग्स मतलब हेज आइटम मतलब कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हो। तो आपके लिए रॉ मटेरियल हो सकता है वो। अर्निंग्स में रॉ मटेरियल इंपैक्ट पड़ता है कि डेटर्स का भी इंपैक्ट पड़ता है? डेटर्स में पड़ेगा क्या? डेटर्स अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं क्या? नहीं सर, डेटर्स नहीं, हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी आइटम जिसका इफेक्ट अर्निंग में पड़ता है, तो जब वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो ओसीआई से उठाकर हम उसको क्या कर देंगे, रिक्लासिफाई कर देंगे नेट इनकम। अभी तो ओसीआई में पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, जब एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हो जाएगा, जब हम वो माल खरीद लेकर आ जाएंगे तो हम उसको ओसीआई से उठाकर, मतलब सर ऐसा सोचो कि हमने किसी के, हमको मालूम है कि यार हम लंदन जाने वाले हैं। अब लंदन जिस दिन एक्चुअल में जाएंगे तो उस दिन डॉलर पाउंड खरीदना पड़ेगा। ये गोदा गादी शुरू होगा क्लास में बच्चे। कौन है ये? एक सेकेंड, अभी फिर रेज करना पड़ेगा बेटा। हम्म। तो सर एग्जाम्पल थोड़ा टेक्निकल लेक्चर है, वो कंप्यूटर ही हैंग हो गया है। तो सर जो चीज यहां पर आपने ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपने डाली थी ना, लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसको आपने कहां डाला होगा? ओसीआई में डाला होगा पहले। और जब वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो इसको ओसीआई को डेबिट करके, क्रेडिट करके कहां डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके। तो यही बात वो आपसे लिख रहा था। तो इसको आप रिक्लासिफिकेशन, द अमाउंट रिकॉग्नाइज इन द ओसीआई आर रिक्लासिफाइड टू अर्निंग ओनली व्हेन द हेज आइटम अफेक्ट्स अर्निंग। अगर वो हेज आइटम्स आपकी अर्निंग को अफेक्ट करती हैं
तो आपने इसको क्या करना है, उठाकर ओसीआई से कहां पर ट्रांसफर कर देना है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बहुत अच्छा, 3। वैसे आप इसको सेल्फ लेवल पे पढ़ सकते हैं, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो पॉज करके पढ़ लेना, सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वाला है। फिर भी हम रीड कर देते फाइट फास्ट लेवल पे। ए कंपनी नीड 1 kg ऑफ प्लेटिनम फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब देखिए वही एग्जांपल हमने तांबा उम्मा जो स्टील लिख रहे थे, यहाँ उन्होंने थोड़ा सा प्रोफेशनल एग्जांपल दे दिया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाना है, उसके लिए आपको 1 kg ऑफ प्लेटिनम की रिक्वायरमेंट। सर डर किस चीज का है, तो क्या चीज का डर है सर, कि कहीं प्लेटिनम की प्राइस ना बढ़ जाए, विच करेंटली कॉस्ट 30,000 पाउंड। अब यहां हम फॉरेन करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि फॉरेन करेंसी है अलग है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 30,000 पाउंड। हमको सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो 1 किलो 35,000 का ना हो जाए, तो 5,000 पाउंड का हमें क्या लग रहा है, रिस्क लग रहा है। In order not to incur additional cost, company wants to hedge in cash flow. It therefore cash flow hedge contract in which value 30,000 is hedge. तो हमने कोई किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो आप जो कि प्लेटिनम में डील करती है, और प्लेटिनम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है उस कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ सकती है। आपको लगता है कि अब प्लेटिनम होगा तो ऑब्वियसली बात है वो कंपनी भी प्रॉफिट में आएगी, मार्केट में कोई प्रोडक्ट महंगा होता है तो उस कंपनी के शेयर्स भी बढ़ेंगे, ऐसा आपने एंटिसिपेट किया है। तो अगर मान के चलिए प्लेटिनम एक्चुअल में इंक्रीज हो जाता है तो आपको 5,000 का लॉस हो जाएगा बेटा। सर 5,000 का लॉस कैसे हो गया बेटा, 30,000 पाउंड का जो प्लेटिनम था वो 35,000 में आपको खरीदना पड़ेगा, तो 5,000 का प्रॉफिट नहीं 5,000 का लॉस हुआ। लेकिन जो हेज कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने उससे हमें 5,000 का क्या हो गया होगा, प्रॉफिट हो गया। वही सारी चीजें यहां लिख के समझाइए। सर उल्टा हो जाता, 25,000 का हो गया प्लेटिनम तो फायदा हो गया, लेकिन वहां पर हेज कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, 5,000 का लॉस हो गया। और प्लेटिनम की प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, तो कोई प्रॉफिट ना हेज आइटम में हुआ ना हेज इंस्ट्रूमेंट में हुआ। तो ये एग्जांपल हो गया आपका कैश फ्लो हेज का। तो कैश फ्लो हेज के लिए इफेक्टिव पोर्शन ऑफ गेन आपको कहां डालना पड़ता है, ओसीआई में आपको सीधे क्या करना पड़ता है, डालना। मतलब जितना प्रॉफिट उधर हुआ है, जितना हेज में प्रॉफिट हुआ है, हेज इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट हुआ है, उसको ओसीआई में डाल देते हैं। और उससे ज्यादा हो गया तो सर हमने तो ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, हमारा लॉस प्लेटिनम में 5,000 का होना था, हम तो ज्यादा ही शेयर खरीद के बैठ गए थे। तो वो क्या बोल रहे हैं आपको, इन इफेक्टिव पोर्शन को हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू का पार्ट है। इन इफेक्टिव पोर्शन, सर हेज आइटम में नुकसान हुआ 5,000 का हेज आइटम में, लेकिन हेज इंस्ट्रूमेंट में फायदा हो गया 7,000 का। तो जो 2,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वो ओसीआई में नहीं जाएगा, वो कहां चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उस पोर्शन को हम बोलते हैं इनइफेक्टिव पोर्शन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इनइफेक्टिव पोर्शन। तो यहां पर आपका कैश फ्लो हेज और उसकी क्या होती है, अकाउंटिंग खत्म होती है। तो आपको एक डिफरेंस बताना है कि सर डिफरेंट कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज में क्या है। सर फेयर वैल्यू हेज में हमारी बुक्स में ऑलरेडी कोई एसेट्स लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है, लिख रहे हैं एज यू कैन सी की डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो हेज एंड फेयर वैल्यू हेज। कैश फ्लो हेज यू आर हेजिंग द चेंजेस इन द कैश इनफ्लो, where is the fair value hedge mitigate your exposure to change in the value of the assets or liability। तो जो बुक में अगर वैल्यू रिकॉर्ड हो चुकी हो एसेट्स और लायबिलिटी, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू हेज। और उस एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई प्रोबेबल कैश फ्लो आने जाने वाला हो उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। तो बेसिक डिफरेंस यहां पर यही था, कैश फ्लो हेज वर्सेस फेयर वैल्यू हेज। और इसकी अकाउंटिंग भी और एक आध क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जब डिप्लोमा आईएफआरएस वाले सेगमेंट में बड़ा क्वेश्चन होते हैं, तो जब ये फंडामेंटल क्लासेस हैं तो वहां पर उसको समझाएंगे। तो यहां पर आपका कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज क्या होता है, फिनिश होता है। तो ऐसे मिलाकर